विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सोशियोलॉजी पाठशाला विद डॉक्टर योगेंद्र। आज हम BA 6 सेमेस्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आपका इकाई फर्स्ट ही है जिसके सेकंड थिंकर हैं आपके DN मजूमदार। ठीक है, जैसा लिखा है DN मजूमदार। आपको पता है कि आपका ये पेपर फर्स्ट है भारतीय समाजशास्त्र के पथ प्रदर्शक। ठीक है, तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय जानते हैं हमारे थिंकर का जिनका नाम है DN मजूमदार। ठीक, परिचय में अगर हम देखें तो DN मजूमदार भारत के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्री थे जिनका जन्म 1903 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने भारतीय समाज विशेषकर जनजातीय समाज ट्राइबल सोसाइटी के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे और उन्होंने अपने अध्ययन में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय ठीक है क्षेत्रीय अध्ययन को विशेष महत्व दिया। महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो मजूमदार का मानना था कि समाज को सही रूप से समझने के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं बल्कि समाज के बीच जाकर अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, ऐसा इन्होंने क्यों कहा? अगर हम थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर को देखें समझें तो इनकी बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि हमारे जो फर्स्ट थिंकर हैं GS घुरिये, उन्होंने किस पे जोर दिया था कि हम किताबी ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान दें, वेदों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, ग्रंथों को पढ़ें। ठीक है, उस पे वो ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन वहीं मजूमदार क्या कहते हैं? उन्होंने कहा पुस्तकीय ज्ञान को छोड़िए, उससे आप पर्याप्त ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उससे सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। हमें अगर सही जानकारी चाहिए, पर्याप्त ज्ञान चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? फील्ड में जाकर कार्य करना पड़ेगा, क्षेत्रीय अध्ययन करना पड़ेगा, तब हमें जाकर सही जानकारी क्या होगी? प्राप्त हो सकेगी। इसलिए ये क्या करते हैं? सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही इन्होंने कहते हैं कि आप क्षेत्रीय यानी फील्ड वर्क पे भी आप ठीक है फील्ड वर्क पे भी आप ध्यान दीजिए। DN मजूमदार का समाजशास्त्रीय कार्य। DN मजूमदार जी का जो पूरा नाम है वो है धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा ये नाम पूरा। तो इनका समाजशास्त्रीय कार्य अगर हम देखें तो इन्होंने जनजातियों, ग्रामीण जीवन और सामाजिक संरचना का गहन अध्ययन किया है। उन्होंने कई जनजातियों जैसे हो, संथाल आदि पर विस्तृत शोध कार्य किया और उनके जीवन, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था को समझने का क्या क्या प्रयास किया। उन्होंने समाजशास्त्र में व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया और यह सिद्ध किया कि सामाजिक तथ्यों को समझने के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव अत्यंत क्या है? आवश्यक है। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात इनकी हम देखें तो क्या है? मजूमदार ने समाजशास्त्र को केवल सिद्धांतों तक सीमित न रखकर उसे व्यवहारिक और वैज्ञानिक स्वरूप क्या किया? प्रदान किया। इन्होंने 1933 में हो जनजाति पर अध्ययन किया, 1935 में संथाल पर काम किया और 1951 में लखनऊ पर अध्ययन किया। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी कृतियां देख लेते हैं। DN मजूमदार जी की कृति में आती है, प्रमुख कृति है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया जो कि 1937 में है। दूसरा है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज जो कि 1958 में है। तथा अन्य कई महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या है? शामिल है। ठीक है, इनकी कृतियां मुख्य रूप से भारतीय समाज, जाति व्यवस्था, ग्रामीण जीवन और जनजातीय संस्कृति पर आधारित है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। ठीक है, यहाँ पे कृतियां लिखी गई हैं, लाइन से लिखी गई हैं आपको याद करने के लिए। पहली कौन सी है? रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया 1937। सेकंड कौन सी है? कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज 1958। थर्ड है 40 ईयर्स ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, फिर है फोर्थ पुस्तक इनके द अफेयर ऑफ अ ट्राइब। फिफ्थ इनकी पुस्तक है इंडियन रूरल प्रोफाइल। ठीक है, ये सारी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनकी कृतियां समाज को समझने के लिए व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या करती? प्रदान करती हैं। अगर मजूमदार जी के विचार को हम देखें तो इनके जो विचार रहे हैं, इनका मानना था कि समाज एक गतिशील इकाई है जिसे समझने के लिए उसके सभी पहलुओं जैसे संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों का अध्ययन आवश्यक है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय समाज को समझने के लिए उसकी सांस्कृतिक विविधता को जानना अत्यंत जरूरी है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि जनजातियां समाज से अलग नहीं, बल्कि वे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर हम देखें तो डीएन मजूमदार जी कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन में फील्ड वर्क और प्रत्यक्ष अनुभव को सबसे अधिक महत्व दिया जाए। ठीक। और जनजातियों के प्रति अगर दृष्टिकोण की हम बात करें तो डीएन मजूमदार ने जनजातियों के बारे में संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि जनजातियां पिछड़ी नहीं, बल्कि उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति और पहचान होती है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि जनजातियों के विकास के लिए उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहिए। ठीक है, मुख्य धारा में लाना चाहिए, लेकिन उनकी संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। वो चाहते हैं कि जनजातियों को मुख्य धारा में लाएं, लेकिन उनकी संस्कृति और परंपराओं को भी सुरक्षित रखें। जैसे जीएस घुरिये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनजातियों को मिला लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये मुख्य धारा में लाने की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी संस्कृतियों और परंपराओं को भी सुरक्षित रखने को कहते हैं। ठीक है, इसे इंटरग्रेशन या समेकन का विचार कहा जाता है। ठीक है, मजूमदार ने जनजातियों के विकास के लिए संरक्षण और समावेशन दोनों को आवश्यक माना है। ठीक है, डीएन मजूमदार का भारतीय समाजशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने समाजशास्त्र को भारत में एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक विषय के रूप में स्थापित किया। उनके कार्यों ने भारतीय समाज की वास्तविकता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो विशेष रूप से इन्होंने जो कार्य किया उसको यहाँ पर समराइज किया गया है। जैसे जनजातीय अध्ययन को नई दिशा दी और उन्होंने समाजशास्त्र में फील्ड वर्क की परंपरा को क्या किया, मजबूत किया। ठीक है, मजूमदार के विचार आज भी भारतीय समाज को समझने में अत्यंत उपयोगी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में जाति। ठीक है, कास्ट इन इंडिया। अब कास्ट के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या किसे कहा जाता है। तो भारतीय समाज में जाति एक क्या है, महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो व्यक्ति के जन्म के आधार पर सामाजिक स्थिति निर्धारित करती है। तो ये जाति शब्द जो है वो कहाँ है, अंग्रेजी रूप कास्ट है, जो कि पुर्तगाली शब्द के कास्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वंश या जन्म। ठीक है, समझ में आपको। यानी जाति जो हम कहते हैं हिंदी में, वो अंग्रेजी के कास्ट का रूपांतरण है। ठीक है, और कास्ट जो है वो पुर्तगाली शब्द के कास्टा से लिया गया है। ठीक है, और कास्ट इसका जिसका अर्थ होता है वंश या जन्म। ठीक है, समाजशास्त्रियों ने जाति को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। जैसे मजूमदार एवं मदान, इनका एक प्रसिद्ध ये है कि जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, कई बार ये अलग अलग एग्जामों में पूछा गया कि किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है, तो वो मजूमदार और मदान ने कहा है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं, ये कहते हैं जाति एक बंद स्थिति समूह है। ठीक है, और जाति व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति किससे होती है, जन्म से निर्धारित होती है और इसे बदलना कठिन होता है। ठीक है, यानी जाति में एक बार जो जन्म ले लेता है वो मृत्यु तक उसी जाति का रहकर रह जाता है। ठीक है, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, देखिए भारत में जो है जाति व्यवस्था कैसे आई, कहाँ से आई, इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। तो उसको हमें आगे समझना है कि कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो उत्पत्ति बताते हैं कि हाँ जाति इस कारण से भारतीय समाज में आई होगी। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके कि क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं अभी तक। इसमें पहला जो सिद्धांत आता है उसका नाम है प्रजातीय सिद्धांत। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार जाति व्यवस्था का जन्म कहाँ से हुआ है, आर्य और अनार्य यानी द्रविड़ के भेद से। आर्यों ने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था बनाई। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा परंपरागत सिद्धांत। ठीक, इसके अनुसार जाति व्यवस्था का आधार धर्म और शास्त्र है। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ये परंपरागत सिद्धांत है। जैसे कि इसमें आपने अगर मनुस्मृति में देखा होगा, लिखा है कि ब्रह्मा के शरीर से 4 जातियों या वर्गों का जन्म हुआ है। तो ये परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ से धीरे धीरे करके जाति व्यवस्था आपके सामने आई। ठीक है, हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक, राजनीतिक सिद्धांत
तो अगर हम राजनीतिक सिद्धांत देखें तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जाति व्यवस्था को ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए विकसित किया। ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा धार्मिक सिद्धांत। इसमें क्या है, धार्मिक विश्वास और शुद्धता अशुद्धता से जोड़ा गया है। ठीक है। फिर आता है हमारा व्यवसायिक सिद्धांत। व्यवसायिक सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार जाति का आधार व्यवसाय है, अलग अलग कार्य करने वाले समूह अलग अलग जातियों में बदल गए। ठीक है। बेसिक इसका जो सिद्धांत है व्यवसायिक वाला, वो ये मानता है कि लोग जो जिस व्यवसाय में लोग रहे हैं वो उनकी जाति बन गई। जैसे कुम्हार की जाति बन गई। ठीक है। जो बाल काटते थे उनकी नाव की बन गई, जो जूता चप्पल बनाते थे वो मोची के उसमें चले गए। तो इस तरह से उन जो जैसा जिनका जो कार्य रहा वो क्या हुए, अलग अलग जातियों में बदलते चले गए। ठीक है। अब अगला है विकासवादी सिद्धांत। ठीक है। विकासवादी सिद्धांत, इसमें कहा गया कि जाति व्यवस्था धीरे धीरे समय के साथ साथ विकसित हुई। ठीक है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति एक ही कारण से नहीं बल्कि कई कारणों से मिलकर हुई है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जाति की विशेषताएं। जाति की क्या क्या विशेषता है, जाति की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे ये जन्म पर आधारित है, स्थिरता है यानी इसे हम बदल नहीं सकते, अंतर्विवाह है यानी विवाह अपनी ही जाति में होता है, पेशागत निर्धारण यानी हर जाति का एक निश्चित कार्य होता है, सामाजिक पदानुक्रम है। ठीक, सामाजिक पदानुक्रम यानी ऊंच नीच का क्रम होता है, भोजन और सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध होता है, शुद्ध और अशुद्ध का भेद होता है। ठीक है। तो यानी जाति व्यवस्था समाज को अलग अलग वर्गों में बांटती है और सामाजिक असमानता को भी क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है। और इधर हम देखें तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कारण क्या है, तो जाति व्यवस्था के बनने के पीछे कई कारण रहे हैं। जैसे इसमें से कुछ कारण जो दिए गए हैं, उसमें पहला भौगोलिक कारण यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समूह बने, सामाजिक कारण समाज में ऊंच नीच की भावना से, फिर धार्मिक कारण धर्म और कर्म सिद्धांत का प्रभाव, आर्थिक कारण काम के आधार पर विभाजन, राजनीतिक कारण सत्ता बनाए रखने की इच्छा। ठीक है। तो ये सारे कारण रहे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के। तो जाति व्यवस्था एक बहुकारक प्रक्रिया का क्या रही है, परिणाम रही है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं जनजातीय एकीकरण। ठीक, ये क्या है, अगर हम जनजातीय एकीकरण को देखें तो इसका अर्थ होता है जनजातियों को मुख्य धारा के समाज में शामिल करना, लेकिन उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए। ठीक है। जैसे इसमें नेहरू जी का दृष्टिकोण है, वो यह कहता है कि जनजातियों का विकास उनकी पहचान को बचाकर किया जाना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग एकीकरण के उपाय। एकीकरण के उपाय, इसमें क्या है, कौन कौन से उपाय हैं, संरचनात्मक उपाय हैं और प्रोत्साहनात्मक उपाय हैं। ठीक है। शिक्षा का प्रसार है। चौथा क्या है इसमें, चौथा है आर्थिक विकास योजनाएं हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है। सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई। आगे इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं क्या है, अगला पॉइंट है हमारा जनजातीय समुदायों में एकीकरण की समस्याएं एवं चुनौतियां। ठीक, तो कई समस्याएं हमारे सामने हैं, जैसे सांस्कृतिक टकराव, आर्थिक शोषण, शिक्षा की कमी, बाहरी हस्तक्षेप, पहचान का संकट। ठीक है। तो विकास के साथ साथ जनजातियों की संस्कृति को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे पूरा हुआ है। अगर इसमें आपको कुछ भी जो भी आपको समझ नहीं आया होगा, आप में इसमें कमेंट करिएगा, उसको आपको अच्छे से एक अलग वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है। बाकी इसमें आपके लिए एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक, जैसे शॉर्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि जाति का क्या अर्थ है, जाति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मजुमदार और मदान के अनुसार जाति की परिभाषा लिखिए, मैक्स वेबर के अनुसार जाति क्या है। ठीक है। जाति व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक, और आगे अगर हम दीर्घ उत्तरीय में देखें तो भारत में जाति का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के कारणों को विस्तार से समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। इसलिए इसमें आपको लगा दिया गया ताकि आप क्वेश्चन को देखें, समझें और इसी अनुसार अपने नोट्स बनाएं। इन जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसका आंसर लिखने का भी प्रयास करें, जिससे आप एग्जाम रेडी हो जाएं। ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें, उस पर रिप्लाई किया जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।